हेलो फ्रेंड्स, HSC ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो HTET और JBT के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो HTET 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान को रिलीज़ करने वाला पहला जो स्टेट है वो दिल्ली है। हालांकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन की में आंसर माना गया था थर्ड, तो इसलिए दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता। दोस्तों, जल उत्पादित होता है, पोषक तत्व भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। देखिए दोस्तों, जो कालका शिमला रेलवे है ये मोर देन वन स्टेट है, क्योंकि ये कालका जो है वो पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, और शिमला जो है दोस्तों, शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो हो गए मोर देन वन स्टेट। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी माउंटेन रेलवे एक प्रकार से, तो माउंटेन रेलवेज का राइट आंसर माना जाएगा, ना कि कालका शिमला, क्योंकि ये तो एक ही है। माउंटेन रेलवेज के अंडर बहुत सी ऐसी साइट आती है, जैसे दार्जिलिंग जो रेलवे है वो भी कालका शिमला के जैसा ही है, तो वो भी इसके अंडर ही आता है। तो राइट आंसर इसका क्या देना पड़ेगा? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस कंपोनेंट इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है दोस्तों? वनों को काटना, वनोन्मूलन यानी कि वनों को का खत्म करना, वनों का खात्मा। तो देखिए, जब वन खत्म हो जाएंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, और पेड़ क्या करते हैं? CO2 जो है दोस्तों उनको ये लेते हैं और ऑक्सीजन O2 को छोड़ते हैं, जबकि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो देखिए, जब अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ये CO2 को नहीं ले पाएगा और ऑक्सीजन को नहीं छोड़ पाएगा, तो किसका लेवल बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक यानी कि देखिए यहाँ पे वर्ड जो बायोटिक है ना, बायोटिक होते हैं जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, और एबायोटिक कौन से होंगे? जिसमें जीवन ना हो। तो यहाँ पे देखिए जो प्लवक होते हैं ना दोस्तों, प्लवक जो होते हैं ये बायोटिक होते हैं। क्लोरोफिल बायोटिक नहीं होता। क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल सूर्य की धूप की उपस्थिति में भोजन बनाने में मदद करता है। किन प्रोडक्ट का यूज़ करके? CO2 एंड वाटर का यूज़ करके दोस्तों ये क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। और इसके अंदर मेटल पूछे जाते हैं कई बार, तो मैग्नीशियम आएगा। सूर्य का ताप जरूरी होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और मृदा दोस्तों किस लिए उपस्थित है? जड़ों में, जड़ें जो होती है पौधों की वो मृदा में होती है, और मृदा से H2O जो है वो जड़ों के द्वारा पौधों को दिया जाता है। अभी बात आती है जो प्लैंकटन होते हैं, ये क्या चीज़ होती है दोस्तों? ये ऐसे जो समुद्र होता है ना, समुद्र की सतह पर तैरने वाले ये प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। इनमें दोस्तों मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, ये पानी में गोता लगा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, लेकिन पानी के बहाव के साथ ही ये तैरते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ये क्या है? इनको प्लैंकटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, पारंपरिक का मतलब जो परंपरागत है, जो चलता आ रहा है, और गैर परंपरागत जिसकी परंपरा पहले नहीं थी, जो अभी अभी शुरुआत हुई है जिसकी, वो गैर परंपरागत होगा। तो इसने पूछा है कन्वेंशनल में देखिए टाइडल एनर्जी कुछ सालों से ही शुरू हुई है, जियोथर्मल एनर्जी भी कुछ सालों से शुरू हुई है, सोलर एनर्जी भी कुछ सालों से ही शुरू हुई है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है दोस्तों वो बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से कन्वेंशनल जो होगा ये न्यूक्लियर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इनके स्थान पे होता कोयला या पेट्रोलियम, फिर कन्वेंशनल में हम उनको डाल सकते थे।
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो होगा वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। गिद्ध दोस्तों मुर्दाखोर है, केंचुआ भी है, दीमक भी है, जबकि मशरूम मुर्दाखोर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखना कि द कंप्लीट कम्बशन ऑफ फायरवुड इन होम्स प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस एक्स। पहले तो एक गैस है जो एक्स है। इनकम्प्लीट कम्बशन यानी कि जब पूरी तरह से फायरवुड लकड़ियाँ वगैरह जब घरों में पूरी तरह से नहीं जलती तो उस समय एक गैस प्रोड्यूस होती है एक्स। फिर देखिए, व्हेन इनहेल्ड गैस एक्स कंबाइंस विद सब्सटेंस वाई, ये एक वाई सब्सटेंस के साथ कंबाइन करती हैं जब ये हमारे अंदर जाती है इन ब्लड, एंड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी गैस जेड। जेड गैस को कैरी करने की ये कैपेसिटी घटा देती है, कोजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और सांस की दिक्कत इसमें हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो यहाँ से आप काट दो, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना जब फायरवुड की, कमरे के अंदर बोला जाता है कि अंगीठी वगैरह नहीं रखनी चाहिए, जब दरवाजे वगैरह बंद कर रखे हो तो अंगीठी वगैरह को नहीं रखना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब भी कमरे के अंदर आपने कोई अंगीठी रख रखी है, उसमें आग है तो दोस्तों, और कमरा जो है वो बंद है। अब बंद कमरे में क्या होता है, जो आग जली हुई है ना, इसके अंदर जितनी भी O2 है, क्योंकि आग को दोस्तों O2 की आवश्यकता होती है जलने के लिए, ये सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है जलने में सारी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो आग बुझ जाती है, जब गिलास को आप औंधा रख देते हो फायर के ऊपर तो आग बुझ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन है इसके पास, ये सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेगा, और ऑक्सीजन पूरी तरह जब खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद इसका इनकम्प्लीट कंबशन शुरू होगा, और इनकम्प्लीट जब कंबशन शुरू होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देगी कमरे के अंदर। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो कमरे में जो भी बंदा होगा उसके अंदर के आसपास के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी और ब्लड में वो मिल जाएगी, और ब्लड में मिल के दोस्तों क्या होगा, वो बंदा पहले बेहोश हो जाएगा और फिर वो मर भी सकता है। तो इसी का एक और एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि गैस कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर ये चिपक जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करके ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर जो होती है वो कैपेसिटी को घटा देती है। यानी कि क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है बजाय किसके, O2 के। तो जब ये प्रेजेंट हो ना, फिर O2 नहीं मिलेगी हीमोग्लोबिन के अंदर, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस कमरे में बन रही है तो फिर ये सांस के अंदर जाएगी, ये फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फिर ब्लड के साथ मिलकर ये पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगी, ऑक्सीजन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। मोनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एक है, इसलिए मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की ये क्षमता को घटाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थर्ड। तो 128 का थर्ड हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा था कि आजकल बाथरूम के अंदर जो है ना गीजर वगैरह लगते हैं गैस के, जो गैस का गीजर होता है दोस्तों, अगर वो आपके बाथरूम में लगा हुआ है तो आपके बाथरूम में वेंटिलेशन की आवश्यकता है, वेंटिलेशन आपका मस्ट है। वेंटिलेशन अगर आपके बाथरूम में नहीं है और आप बंद दरवाजे में नहा रहे हो, अंदर वो गैस का गीजर चालू होगा तो अंदर की सारी ऑक्सीजन वो खींच सकता है अगर ज़्यादा समय तक वो चालू रहा, और उसके बाद आप नहाते नहाते क्या हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो। तो इस कैजुअलिटी से, इस घटना से बचने के लिए, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए दोस्तों गैसियस गीजर अगर लगवाएं तो वेंटिलेशन ज़रूरी है, और कभी भी बंद वो कमरा नहीं होना चाहिए, बाथरूम हो या कमरा हो जहाँ पे आग जल रही हो। तो दोस्तों 128 का थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 129, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनारोबिक। अनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की अगर एब्सेंस है तो उसमें अगर किण्वन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है बायोमास का, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, बायोगैस ही उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में देखना है। द परसेंटेज ऑफ ओजोन इन अवर एटमॉस्फेयर इज 7.8, नहीं
7.8 तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो 78% तो किसकी है, नाइट्रोजन की है। और उसके बाद सीधा डायरेक्ट किसकी आती है दोस्तों, 21% आती है ऑक्सीजन। और जो 0.03 के आसपास CO2 की आप बताना कमेंट करके कितनी होती है। लेकिन ओजोन की जो होती है 7.8 नहीं होती है, रॉन्ग है। ट्रोपोस्फियर ओजोन इज़ गुड ओजोन, नहीं, गुड ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर कौन सा होता है, समताप मंडल के अंदर। ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड फ्रॉम ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट रेज को तो ऑब्जॉर्व करती है भाई, यूवी, ये करेक्ट हो जाएगा। ओजोन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ती है ना उसकी वजह से तो ओजोन डिप्लीट होती है खुद ही, ये कहाँ CFC को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन खुद ही इसके नाश का जो है वो कारण है। तो ये हमने एक पिछले जो पेपर किया था उसमें भी हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या है, जैसे फूड वेब होती है ना, फूड चेन होती है, पहले एक एनिमल को खाया, फिर दूसरे ने उसको खाया, तीसरे ने उस पहले वाला खाया, इसको खाया, ये फूड जो चेन होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे घास है, टिड्डे ने घास को खाया, टिड्डे को सांप ने खा लिया, सांप को फिर गिद्ध वगैरह ने खा लिया, तो दोस्तों ये चेन बन गई। तो इसने बोला है कि कौन सा मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में आ सकता है, तो आदमी जो है वो कई ट्रॉपिक लेवल का सदस्य बन सकता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट है ना दोस्तों, इनकी तो जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो ऑटोट्रोफ होते हैं ना, ऑटोट्रोफ यानी कि जो समयपोषी होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो तो भोजन अपना समय ही बनाते हैं। इसके बाद यहाँ भी मानव आ सकता है जो प्लांट को खाते हैं, हम प्लांट को फल वगैरह खा सकते हैं, पेड़ से जो भी मिलता है हमें हम उसको खा सकते हैं। और फिर जहाँ पे जो अगर बाई चांस यहाँ पे दोस्तों किसी जानवर ने, जैसे बकरी वगैरह ने इसको खाया, तो आप सभी को पता है कि इंसान मांसाहारी भी होता है और मटन वगैरह भी खाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इंसान आ सकता है। तो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में कौन आया, मैन, इनके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौम स्तर को कम नहीं करता। अब स्केंटी रेनफॉल जो होती है, अपर्याप्त वर्षा जल स्तर को कम करेगी, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं होगी तो और जल निकलता रहेगा पृथ्वी से, तो जल स्तर कम हो जाएगा अपने आप। बढ़ती बर्फबारी का इसमें कोई हाथ नहीं है। नलकूपों की बढ़ती संख्या इससे कम होगा, क्योंकि पानी अगर जितना ज़्यादा निकालेंगे तो जल स्तर उतना ही नीचे जाएगा। बढ़ता वनोन्मूलन भी इसको कम करेगा, क्योंकि अगर वनोन्मूलन ज़्यादा है, वहाँ पे पौधे ही नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, जल स्तर अपने आप ही नीचे जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ती बर्फबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो दोस्तों 133 सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। पराबैंगनी दृश्य अवरक्त अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है, इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है, इससे ज़्यादा विजिबल की होगी और इससे ज़्यादा इंफ्रारेड की होगी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंफ्रारेड है ना जो, ये टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश जब आता है उसमें इंफ्रारेड जो रेज होती है ना, ये ग्लास जो शीशा होता है ना उसके अंदर तो आ जाती है, फिर बाहर नहीं जा पाती। तो इसलिए जो दोस्तों क्या होता है, इंफ्रारेड टेम्परेचर को बढ़ाती है, अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, विजिबल हमें देखने में सहायक होती है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये इनको ओजोन जो O3 जो ओजोन की परत होती है वो रोकती है इसको, और ये हानिकारक किरणें हैं अल्ट्रावायलेट जब आती है तो स्किन कैंसर वगैरह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग यूनिक टू ए डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर ही लोकेशन को हम की एक इकोलॉजिकल जो स्टेट होती है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, एंडेमिक एक शब्द होता है उसके द्वारा हम इसको कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो चीज़ होती है, जैसे कोई बीमारी फैल गई किसी एक पूरे वर्ल्ड के किसी एक पर्टिकुलर भाग में बीमारी फैली हुई है तो वो वहाँ की एंडेमिक है। लेकिन अगर पूरे ही वर्ल्ड में पूरे ही एरिया में फैल गई तो फिर वो पेंडेमिक बन जाती है। इंडेंजर्ड क्या होता है, जो संकटाग्रस्त होते हैं। और सस्टेनेबल क्या होता है, संधारणीय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संधारणीय विकास
तो ऐसा विकास जब जिसको जो उसके संसाधन होते हैं उनका सबसे उत्तम प्रयोग हो और भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रयोग के लिए उसको ध्यान में रखा जाए और विवेकपूर्ण उनका यूज़ किया जाए, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज? अभी देखिए कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये वाटर बोर्न डिजीज़ हो सकते हैं, जबकि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं हो सकता, ये वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। और सॉरी, वायरस के द्वारा नहीं होता, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। जबकि दोस्तों हैज़ा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अब तो ये भी किसके द्वारा होते हैं? वायरस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, लेकिन प्रसारित का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रसारित, फैलाना, फैल जाते हैं इसके, जबकि वाटर के द्वारा टीबी नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था। साथ में कोबाल्ट आपने पढ़ना है कि विटामिन B12, विटामिन B12 के अंदर कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबालामीन इसका नाम होता है। और लोहा जो होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाने वाली मेटल होती है। तो तीनों को आप याद रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, कोबाल्ट और लोहा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार, द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज गार्गी। ये देखो क्वेश्चन हमने करा था जब लास्ट वीडियो में, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। और इस वीडियो में दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको फ्लो में गलत बता दी थी, अभी उसको हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैंने बताई थी 1730 में क्या था? अमृता देवी बिश्नोई ने जो पेड़ों से चिपक कर 363 जो अलग वुमेन्स थी उनके साथ जान गंवा दी थी। जोधपुर के राजा ने दे दिया था आदेश की लकड़ियाँ चाहिए, तो उससे में वन काट लिए गए थे। ये 1730 की बात है, राजस्थान की। जबकि मैंने बताया था कल एक चिपको आंदोलन, दोस्तों ये चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। कल मैंने 1970 बता दिया था, लेकिन वीडियो में आपको दिखेगा 1973 भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1973 में हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणे और चंडी प्रसाद भट्ट, दो व्यक्तियों के नाम आपने इसमें याद रखने हैं। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देखो, वन्य जीव रक्षा, इसमें क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता था कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसमें आता है वन्य जीव रक्षा या वन्य पेड़ पौधों की रक्षा या वन्य जंतु की रक्षा। दोस्तों वन्य जीव रक्षा होती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो भी तो वन के जीव ही हैं, तो इसलिए वन्य जीव रक्षा इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा 55 डेसिबल होती है और निम्नतम सीमा पूछे तो 45 होती है, क्योंकि 45 से 55 ऐसे बोला जाता है रिहायशी इलाकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 139, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग किया जाता है। जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? ऐसा कचरा जो क्या हो सकता है? डिग्रेड हो सकता है, जिसको ख़त्म किया जा सकता है अपघटकों द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो कल ही भी हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कि दोस्तों जो हरा जो बॉक्स होता है ना, हरा बॉक्स, उसमें डाला जाता है सूखे पत्ते वगैरह, तो सूखे पत्ते डाले जाएंगे तो वो डिग्रेडेबल हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो या तो 2 होगा या 4 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट कि जबकि पुनःचक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। बी में दोस्तों बी यहाँ पे नीला होगा, क्योंकि नीले में प्लास्टिक फेंका जाता है और प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक को कर सकते हैं रिसाइकिल। अगर सूखे कचरे को आप देखोगे, सूखा कचरा थोड़ी, सूखे पत्ते थोड़ी रिसाइकिल हो सकते हैं, तो इसलिए हरा इसका आंसर होगा और नीला प्लास्टिक के लिए होगा, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इसको आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? पहले तो ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, फिर आता है ग्रीन हाउस गैसेस। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अभी मैंने बताया कि
जो सूर्य की किरणें होती है ना, उसमें इंफ्रारेड जो रेज होती है वो आ जाती है इन्वायरमेंट में, आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती। तो वो जब वापस नहीं जाती तो जो पृथ्वी का इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर को बढ़ाती है। अब टेम्परेचर को बढ़ाने का काम जब किया जाता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें कई गैसेस होती हैं जो क्या करती है, इसमें योगदान देती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जो होते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं दोस्तों, वो भी इसमें क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो मीथेन वगैरह भी। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ये जो गर्मी आ गई इसके अंदर इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की गर्मी को ये फिर रिटेन कर लेते हैं CO2 वगैरह। तो इसलिए CO2 गैस क्या आता है, CO2 अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। जैसे आप बैठे हो किसी कमरे के अंदर, तो कमरे में अगर एक बंदा बैठा है, AC चला रखी है आपने, मान लीजिए 26 पे, तो आराम से आप बैठे हुए हो, लेकिन वहाँ पे 4 आदमी और आ गए, तो आप 26 पे क्या करोगे, AC को कम करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि इनके आने से CO2 की मात्रा बढ़ गई वहाँ पे कमरे में, ये CO2 छोड़ेंगे तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, फिर आपको AC का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि CO2 के उपस्थित होने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हुआ, देखो एक बार, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के, वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों के, अवरक्त विकिरण जो होती है ना, जो इंफ्रारेड रेज होती है, इंफ्रारेड, इन्हीं का क्या काम होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला, कम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। एक जो जाल होती है ये फूड चेन है, फिर दूसरी फूड चेन है, फिर तीसरी फूड चेन है। कई बार क्या होता है, इनके बीच में यहाँ भी कनेक्शन होते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, ये फूड का एक जाल बन जाता है। तो फूड जाल इसको बोलते हैं, फूड वेब, जब इंटरकनेक्टेड हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 142, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। प्रदूषण द्वारा पूछा है, पोल्यूशन के कारण। कैटक्राई सिंड्रोम, दोस्तों ये जो सिंड्रोम होते हैं तो ये तो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोजोम में जब गड़बड़ हो जाती है तो सिंड्रोम वगैरह ज़्यादातर उसकी वजह से होते हैं। मीना माता जो है वो कम पोल्यूशन की वजह से होता है। जैसे जो मरकरी जो होती है ना, मरकरी की वजह से मीना माता रोग होता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, कैटक्राई सिंड्रोम की वजह से। उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाइपरटेंशन जो प्रदूषण की वजह से हो सकती है। जबकि मैरास्मस जो है ये नहीं होता प्रदूषण के कारण। ये किस कारण से होता है दोस्तों, जो मैरास्मस है वो एक कुपोषण जो होता है ना, कुपोषण, जब पोषण की कमी होती है तो कुपोषण का गंभीर रूप क्या है, मैरास्मस है। इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उच्च रक्तचाप हो सकती है लेकिन मैरास्मस नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, मैरास्मस अभी हमने पढ़ा कुपोषण का गंभीर रूप, तो ये नहीं होगा। और क्वाशियोरकर भी नहीं होता, क्योंकि क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर रोग होता है। जबकि फोर्थ जो ऑप्शन है मीनामाता और फ्लोरोसिस, ये प्रदूषण की वजह से होता है। फ्लोराइड जो होते हैं उसकी वजह से फ्लोरोसिस, और मीनामाता मरकरी, Hg और फ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में नहीं है, ये मेघालय के अंदर है, मेघालय में है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है, सही है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, नोक्रेक। और नोक्रेक आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है ये, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत कथन का चयन कीजिए। पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, करेक्ट है। ऑक्टेन नंबर दोस्तों फ्यूल से रिलेटेड होते हैं, जो फ्यूल होते हैं ना उससे रिलेटेड होते हैं। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होता है उसकी जो क्षमता होती है वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों का माप है, ये भी करेक्ट है। वनीकरण एवं वनरोपण एक ही प्रक्रिया के प्रयुक्त दो शब्द है, ये गलत है। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर, क्षोभमंडल आता है सबसे पहले, ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल मीजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर आयन मंडल होता है। यहाँ पे वनीकरण क्या है दोस्तों, रिफोरेस्टेशन, जब जंगलों को काट दिया जाता है उसके बाद उसको दोबारा बहाल करना रिफोरेस्टेशन होता है। जबकि एफोरेस्टेशन क्या होता है, किसी खाली पड़ी ज़मीन पर पौधे लगाना पहली बार, एफोरेस्टेशन वो वनरोपण होता है। जबकि वनीकरण दोबारा करना उसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145,
1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। दोस्तों 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर, जो कि ब्राज़ील में है, सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो है, और उसमें 1992 में एक सम्मेलन हुआ था रियो शिखर सम्मेलन के नाम से। उसमें एजेंडा 21 पॉइंटों को वहाँ पे अपनाया गया था। किसके लिए? संधारणीय विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे जो संसाधन है उनका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें, भावी पीढ़ियों के लिए भी उनको छोड़ें, और अच्छे से सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है। ये चीज़ें उसमें बोली थी, 21 पॉइंट को अपनाया गया था। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि 192 रियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था। फिर आपको कई बार दे देता है कि +10 जो है वो कितने में हुआ? 2002 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। और इसके बाद फिर +10 इसमें करेंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पे सीधा क्या पूछा जाता है? +20 किससे? 1992 से जब +20 करते हैं तो 2012 आता है, और 2012 में भी कहाँ पे हुआ था? रियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था, रियो ब्राज़ील। तो दोस्तों ये आपको तीनों के तीनों ही याद होने चाहिए, इनको अभी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ग्रीन गुड डीड क्या होते हैं दोस्तों? पहले तो ये देखिए, ग्रीन गुड डीड ऐसी हमारी ऐसी आदतें या ऐसे हमारे क्रियाकलाप जिनसे एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो इफ़िशिएंट हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, प्रदूषण ना बढ़े, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको ग्रीन गुड डीड बोलते हैं। तो लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें 1 मिनट 2 मिनट के लिए, अगर आपका इंजन बंद है दोस्तों, वो क्या करेगा? प्रदूषण भी कम करेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा। तो ग्रीन गुड डीड है ये। कचरे को जला दें, नहीं, जलाना नहीं चाहिए कचरे को, उसकी खाद वगैरह बना सकते हैं, उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, उसकी गैस बना सकते हैं। जलाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, अच्छी बात है, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए, पक्षियों की कंजर्वेशन होगा। आहार में विभिन्न अनाज खाएं, आहार में अगर विभिन्न अनाज खाएंगे तो आपको पोषण ज़्यादा मिलेगा, तो ये भी सही है। तो ये सभी ग्रीन गुड डीड थी। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीन गुड डीड का इनिशिएटिव कब लिया गया था? तो ये 2018 के अंदर ग्रीन गुड डीड का इनिशिएशन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है, तो कौन सा पौधा है दोस्तों? वो बांस को निकाल दिया गया था 2017 में पौधों की सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? अभी देखिए आप, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, 2018 का ही एस्टेट है तो उसके हिसाब से, और उसमें प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम का होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये सही मिलान करने हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 दिन दिए हुए हैं, और यहाँ पे किस किस को कौन सा दिन बोला जाता है वो आपने बताना है। विश्व जल दिवस दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च के अंदर आता है, 22 मार्च विश्व जल दिवस है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे करेक्ट होगा? जाके 4th के साथ, तो ए का 4th कहाँ पे? ए का 4th यहाँ पे है, तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अगर आपको पहले का ही पता है तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जा रहा है। 150 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि ये याद भी होने चाहिए 5 के 5 दिन। यहाँ से इम्पोर्टेंट है पृथ्वी दिवस, इसको कैसे याद करोगे? पृथ्वी से प क्या है? री की मात्रा है, और अप्रैल में प्र, यहाँ पे भी क्या है? पैरों में र है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो आप। तो 22 अप्रैल क्या होगा? देखो 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, तीनों एक साथ है। 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, फिर 22 मई। तो पहले पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जो है वो पृथ्वी दिवस, क्योंकि प्र को प्र से जोड़ोगे तो पृथ्वी दिवस आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए 22 मार्च जो है ये जल दिवस है। जल, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि बारिश हुई तो जल पड़ेगा, जल आया ऊपर से, कब? 22 मार्च को जल आया, और ये कहाँ पे पड़ेगा? अर्थ पे पड़ेगा,
जब अर्थ पे जल पड़ेगा तो 22 मार्च के बाद किस दिन पड़ेगा? 22 अप्रैल को पड़ेगा, ये 22 अप्रैल को पड़ेगा। और अप्रैल कौन सा हुआ? पृथ्वी दिवस हुआ, पृथ्वी दिवस। और यहाँ पे दोस्तों जल दिवस। और जब यहाँ पे बारिश हुई और जल पड़ा, यहाँ पे पानी आया, तो दोस्तों पेड़ पौधे उगेंगे। और पेड़ पौधे उगे तो वहाँ पे जीव जंतु भी होंगे। तो फिर जीव जंतु होंगे तो वहाँ पे क्या बढ़ेगा? जैव विविधता बढ़ेगी, जैव विविधता। और ये कब हुई? 22 मई को। तो दोस्तों ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। 16 सितंबर आपको याद हो, जून कई बार याद कर लिया। और 5 जून 1972 को UNEP, ये भी आपको याद है। 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 1974। तो दोस्तों ये थे आपके EVS के क्वेश्चंस 2018 के एचटेट के 30 क्वेश्चन के साथ हमने और भी एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े, तो आई थिंक 50+ क्वेश्चन हमने कवर किए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो। और आपके जितने भी साथी हैं उनको भी चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ इसका फीडबैक मुझे यही चाहिए दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके प्यार दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई सजेशन, कोई आपकी डिमांड या कोई आपको इसमें त्रुटि लगती है तो आप बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके और आपकी क्वेरी को ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। PDF अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा मैं बातें नहीं करता, स्टार्टिंग में और लास्ट में ही करता हूँ 2-4 बातें, क्योंकि बीच में दोस्तों बातें करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है और जो स्टडी का फ्लो टूट जाता है। इसलिए आपको भी लग रहा होगा कि स्टडी अच्छी तरीके से हो जाती है बीच में। तो दोस्तों अगर ऐसा लगता है या आपकी कोई भी अभी भी इसमें कोई मेरे से मिस्टेक हो रही है तो आप बता सकते हो कमेंट करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।